अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि अपने दो स्टैंडर्ड्स जो FAR 1 में हैं, IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स IS 36, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। कोशिश करूँगा क्विकली चीज़ों को रिवाइज कर लें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर बात कर ली जाए। ऐसा सबसे पहले एक जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। तो भैया इनवॉइस वैल्यू जो है एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है, ठीक है जी। जितने का एसेट खरीदा, मार्केट में गया खरीदा, अब इसमें अगर कोई डिस्काउंट मिल गया, चाहे तो वो ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे वो सेटलमेंट डिस्काउंट हो, इसमें से माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है इसके अंदर ऐड होगी एसेट की कॉस्ट के अंदर। इंपोर्ट ड्यूटी और कोई भी ऐसा टैक्स जो कि नॉन रिफंडेबल है एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। कोई भी ऐसा टैक्स जो रिफंडेबल है वो कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद जी साइट प्रिपरेशन कॉस्ट जो है एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद जी कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जो कि जिसका ताल्लुक एसेट के साथ डायरेक्टली लिंक करता है, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो है, क्योंकि रस्ते की इंश्योरेंस है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। अगर सादा लफ्ज लिखा हुआ इंश्योरेंस, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। अच्छा, उसके बाद कोई भी हमने न्यू फैसिलिटी लॉन्च करनी है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसके लिए कोई मार्केटिंग एक्सपेंस कर लिया हमने, कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर लिया, वो कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। अच्छा, ये तो मोटी मोटी रिपेयर मेंटेनेंस भी इस कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो जनरल है, जो एडमिन नेचर का है, वो कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। एक और याद जहन में आ गया, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ऑपरेशनल लॉसेस, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आई होगी। ये हमारा एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्लोजर्स बनाने होते हैं क्वेश्चन के अंदर। नोट का सवाल आता है 17 से 18 मार्क्स का, ज़्यादा का भी आ सकता है, थोड़ा कम भी आ सकता है। उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शन हमें पेपर के अंदर दी हो और हमें एसेट की कॉस्ट फाइंड करनी पड़ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ये एक्सचेंज ऑफ एसेट। अच्छा, एक होता है मार्केट में कि नए एसेट खरीद के आगे, उसकी तो कॉस्ट का इतना मसला ही नहीं है, हमें पता होती है। अच्छा, जो एक्सचेंज ऑफ एसेट है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसले का सामना करना पड़ता है कि न्यू एसेट की कॉस्ट को फाइंड करना एक चैलेंज है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 सिनेरियोज होते हैं। अच्छा, एक्सचेंज असल में है क्या? ये मेरा लैपटॉप है, ये मैंने मार्केट में ये लैपटॉप पुराना देके मैंने नया खरीदना है, यानी मैंने एक्सचेंज करना है नए लैपटॉप के साथ। और ये भी हो सकता है कि क्या उसका नाम है, पुराने के साथ मुझे एक्सचेंज करना पड़ जाए। अच्छा, अब इसमें ना 3 सिनेरियोज बनते हैं। अच्छा, पहला सिनेरियो क्या है, मुझे असल में फाइंड क्या करना, मुझे नए एसेट की कॉस्ट को फाइंड करना है। पहला सिनेरियो का बना, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू एसेट दोनों क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस अगर मुझे कोई कैश पे करना पड़ा, ये एसेट की ऐड हो जाना है। और अगर कोई कैश मुझे रिसीव हुआ एक्सचेंज के बदले में, तो ये माइनस हो जाना है। कहता है जी इसको हम क्या करेंगे, ये मेरे नए एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। अगर दोनों की फेयर वैल्यू दी हो तो ये पुराने वाले एसेट को पकड़ूंगा, उसकी फेयर वैल्यू को, और फेयर वैल्यू दोनों की दी है तो पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू को पकड़ा, प्लस माइनस कैश कर दिया। पेड जो है वो प्लस हो जाएगा कॉस्ट के अंदर, अगर क्या रिसीव हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और बाकी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं वो उसी तरह क्या कहते हैं, ऐड या लेस होंगी, अच्छा, या इग्नोर होंगी। अच्छा, इसके बाद एक आता है जी दोनों की फेयर वैल्यू दी हुई है, लेकिन लिखा हुआ है, लव स्पेसिफिकली लिखा कि फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट इज जो है वो रेलिवेंट होगी अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हो मोर क्लियरली एविडेंट। कहता है जी जो नए वाले एसेट की फेयर वैल्यू है वो क्लियरली एविडेंट, यानी वो क्या कहते हैं, उसकी फेयर वैल्यू का आसानी से पता चलाया जा सकता है। सही है, तो फिर हम जो है फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट जो है उसी को कॉस्ट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है जी, नए वाले एसेट की। लेकिन क्या अगर ये लाइन लिखी होगी फिर ऐसा होगा, अगर कुछ ना लिखा हुआ तो फिर हम फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इसकी मदद से नए वाले एसेट की कॉस्ट को फाइंड कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरा सिनेरियो, अगर जो है जी फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, पुराने वाली की फेयर वैल्यू ना गिवन हो, फिर तो जी मजबूरी है, फिर तो नए वाले एसेट की जो फेयर वैल्यू उसी को कॉस्ट कहना पड़ेगा। तीसरा सिनेरियो कहता है जी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू एसेट, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। देखिए, ना पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना नए वाले की, तो फिर मजबूरी फिर क्या करना पड़ेगा,
बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट को पकड़ूंगा और प्लस माइनस कैश पेड या रिसीव कर देंगे, ठीक है जी। तो इसकी मदद से फिर जो है वो हम न्यू एसेट की कॉस्ट को न्यू एसेट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होंगे। उम्मीद है जी ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझ में आया होगा। बाकी उसी तरह चीजें हैं सारी की सारी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वो ऐड होंगी उसी तरह, ठीक है जी। ये 3 सिनेरियोज इसमें बनते हैं। अच्छा, उसके बाद ये डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट। अच्छा, डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट में हम इस तरह के एक फॉर्मेट बनाते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करनी थी भाई, अगर आपने हमसे क्लासेस नहीं ली, किसी भी रिस्पेक्टेड टीचर से क्लासेस ली हैं और मैं जो इधर फॉर्मेट बना रहा हूं या किसी भी और स्टैंडर्ड में जाके फॉर्मेट बनाऊंगा, आपने क्लासेस में ऐसा फॉर्मेट नहीं बनाया हुआ, तो प्लीज इस टाइम पे आके अपने फॉर्मेट्स को चेंज ना कीजिएगा। मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, अनसुनी कर दीजिएगा, आपने सुनी नहीं है। अपने रिस्पेक्टेड टीचर की बात को फॉलो कीजिएगा और बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेशंस कीजिएगा, क्योंकि आप यूज्ड टू हैं वैसे कैलकुलेशन करने के, आपके हाथ पे बैठी हुई हैं और अब बिल्कुल एग्जाम जो है वो एंड पे है, तो ये डिस्टर्ब करेगी, आपको ये फॉर्मेट याद नहीं होंगे इतनी जल्दी, ठीक है। तो जिस तरह आप यूज्ड टू हैं वैसे कैलकुलेशन कर दीजिएगा। अच्छा, कहता है जी ऑन ओपनिंग एसेट पे लहदा कैलकुलेशन की जाती है, अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर एडिशन आए इस पे लहदा कैलकुलेशन की जाती है, ऑन डिस्पोजल इस पे अलहदा कैलकुलेशन की जाती है। उसकी वजह क्या अलहदा करने की? भाई ये हैं ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं, अगर कोई ऐसा एसेट ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हो गया हम उसको इसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि मेथड कौन सा है डेप्रीसिएशन का। अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड हुआ तो फिर क्या करें जी, इसकी कॉस्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हुआ तो हमें पता है रेट जो है वो कॉस्ट पे नहीं लगता, हमें बुक वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो फिर हम इधर लेस करेंगे डिस्पोजल की बुक वैल्यू, ठीक है जी, साल के शुरू वाली। फिर क्या कहते हैं, ये जो डिस्पोजल होगा, ये जारी बात है इधर इसलिए माइनस कर रहा हूं कि ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, कुछ महीने हुआ। तो फिर इधर आके वही वाली, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो बुक वैल्यू इधर लिखूंगा जो इधर से माइनस की थी मैंने, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इधर से जो कॉस्ट माइनस की थी वो एज इट इज इधर आके लिख दूंगा और इस पे रेट लगा दूंगा, ठीक है जी। तो मेरे पास डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। अगर फुली डेप्रीशिएटेड एसेट हुए तो उन पे तो डेप्रीसिएशन आनी नहीं है ना, वो भी मैं इधर से लेस कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, ऑन एडिशन, एडिशन जो है इसको अलहदा इसलिए करना पड़ेगा कि ये ड्यूरिंग द ईयर आए हैं, इस पे कुछ महीने की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट के केस में ना एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि देखें, एक्सचेंज ऑफ एसेट में पुराने वाला एसेट गया, पुराने वाले एसेट की जानियां और नए वाले एसेट की आनियां। अब आनियां जो हैं इस पे डेप्रीसिएशन अलहदा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जानियों पे अलहदा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट डिस्पोजल जो है, जो पुराना एसेट है उस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना भूल जाते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022, हमने एक्सचेंज किया एसेट को 1 अगस्त 2022 पे, पुराने वाला एसेट मेरे पास 7 महीने रहा, जुलाई तक रहा, तो इधर 7 महीने की डेप्रीसिएशन उस पर कैलकुलेट करूंगा। नया वाला एसेट जो है वो हमारे पास अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने रहा, तो ये एडिशन के तौर पे 5 महीने इधर आ जाएंगे। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है जी कि मेजरमेंट बेसिस क्या होंगी। स्टार्ट में तो जारी बात है कॉस्ट होगी ना, उसके बाद जो है फिर सब्सिक्वेंटली हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कॉस्ट पे भी एसेट को रख सकते हैं और रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी रख सकते हैं। अच्छा, इसमें ना स्टैंडर्ड ये कहता है कि हमें ना अगर रीवैल्यूएशन मॉडल हमने किसी पे अडॉप्ट करना, किसी एसेट पे, तो वो पूरे क्लास ऑफ एसेट पे अडॉप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे रीवैल्यूएशन मॉडल है, 7 बिल्डिंग ऐसी हैं जिस पे रीवैल्यूएशन कर दी है और 3 बिल्डिंग कॉस्ट पे पड़ी है। कहता है ये पूरी क्लास पे आपको सेम मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब बात असल में ये है कि कॉस्ट मॉडल तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, कॉस्ट आप उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दें तो बस ये कॉस्ट मॉडल है। रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, हम रीवैल्यूड अमाउंट के साथ बुक वैल्यू का कंपैरिजन करना पड़ता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ही हमें कुछ एंट्रीज करनी पड़ती हैं, किताबों से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को क्या कहते हैं निकालना पड़ता है, सही है जी। जब एसेट जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को हमें डेबिट करना पड़ेगा और एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, सही है। तो
ये हमें देखना पड़ेगा किस दिन पे रीवैल्यूएशन हो रही है। और स्टूडेंट्स इसकी कुछ ना जनरल जब इसकी एंट्रीज करते हैं उसमें भी कंफ्यूजन होती है। तो भाई इसके अंदर एक ये फॉर्मेट है जो फॉलो करवाया जाता है अक्सर। मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर 2020 पे हमारी बुक वैल्यू थी, हमारे पास प्लांट है जी जिसकी बुक वैल्यू थी 100। कितनी थी जी? 100। अच्छा, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, ये क्या है जी? ये 10 रुपए का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है। 31 दिसंबर 2021 पे आके बुक वैल्यू होगी जी 90 रुपीज की। अच्छा, और इसी साल जो है एसेट रीवैल्यू भी हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हर साल जो है वो हमें एसेट को रीवैल्यू करना पड़ेगा, नहीं, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जब मार्केट में देखा ज्यादा फ्लक्चुएशन है तब रीवैल्यू, ये हर एंटिटी की अपनी अपनी पॉलिसी है। अच्छा जी, अब ये रीवैल्यूड अमाउंट है जी 105 रुपए, ये मैंने एज्यूम किए हैं ये फिगर्स। अच्छा, कोई आगे पीछे होगी तो माजरत, ये मैंने एज्यूम की है। अच्छा, अब देखें, अब ये है रीवैल्यूड अमाउंट और ये है बुक वैल्यू, इनका ये देखें, ये है रीवैल्यूएशन सरप्लस। देखें, मेरा एसेट 90 का है, हमारे एसेट की औकात 90, ये बढ़ गया, इसकी वैल्यू बढ़ के 105 हो गई, यानी ये सरप्लस है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस यानी ये खुशी की बात है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, ये गम की बात नहीं है, ये खुशी है, कभी खुशी कभी गम। अच्छा, अब कितने की खुशियां आई? 15 रुपए की खुशियां आई। ये बैलेंसिंग अमाउंट आपने इधर लिखते नहीं है, बुक वैल्यू लिखिएगा, जो रीवैल्यूड अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन हुई वो लिखिएगा, एक लाइन का गैप इस तरह छोड़ दीजिएगा, ये बैलेंसिंग है। अच्छा, अब इधर देखिएगा, अब ये है रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये है लॉस। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अपना एक कॉलम बनेगा इस तरह, और ये 15 का 15 जो है सरप्लस में चला जाएगा। अच्छा, अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? बहुत आसान है, इस टेबल को आपने देखना है बस। 15 से एसेट बढ़ रहा है और सरप्लस भी बढ़ रहा है, सही है। ये ओसीआई, ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, याद रखिएगा हमेशा। रीवैल्यूएशन सरप्लस खुशियां कभी भी डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस से रूट नहीं होंगी, बल्कि ओसीआई से रूट होती हुई इक्विटी का पार्ट बनेगी, और रीवैल्यूएशन सरप्लस अपने नाम से इक्विटी के अंदर आएगा। अच्छा जी, कितने की खुशियां आई? अच्छा भाई देखें, इसकी जनरल एंट्री क्या बनी, इधर से देख के जनरल एंट्रीज हम बना रहे होंगे। भैया प्लांट 15 से बढ़ गया, प्लांट हो जाएगा डेबिट, और रीवैल्यूएशन सरप्लस ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इधर से देख के हम एंट्रीज इंशाल्लाह बना रहे होंगे। अच्छा जी, मैं मिसाल देता हूं, एग्जांपल देता हूं, अगर इधर 85 होता, 85, तो ये मेरे पास 5 रुपए का लॉस आ जाता, लॉस आता, तो फिर मैं एंट्री क्या करता? मिसाल के तौर पे ये लॉस है, ये लॉस है, ये 15, मैं एज्यूम करता हूं ये 15 का लॉस है, लॉस, ठीक है जी, ये लॉस है, डेफिसिट है, डेफिसिट। अच्छा, ये गम की बात है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, जिंदगी में अगर एसेट पहली दफा, ये देखें, इससे पहले कभी भी रीवैल्यूएशन नहीं हुई थी, तो ये आज ये पहली दफा क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन हो रही है। जब सरप्लस आया था तो हम इसे सरप्लस, हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं गए थे, हमने इसे रीवैल्यूएशन ओसीआई के थ्रू रीवैल्यूएशन सरप्लस का पार्ट बना दिया था, सही है। आज लॉस आ गया तो हम क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस में लेके जा रहे होंगे। डायरेक्टली किस में लेके जाएंगे जी? प्रॉफिट और लॉस में लेके जाएंगे। अच्छा, अब ये 15 का लॉस है मिसाल के तौर पर, ये इग्नोर कर दें, ये लॉस है, तो इधर से ही आप एंट्री समझ जाएंगे, प्लांट कम हो गया, कितने से? 15 रुपए से कम हुआ, यानी प्लांट क्रेडिट और प्रॉफिट और लॉस डेबिट, और प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा? डेबिट। इधर से ही आप जनरल एंट्रीज बना रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद, और वो आपको पता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पुरानी जितनी भी डेप्रीसिएशन है, क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, उसको डेबिट करना पड़ेगा, प्लांट को क्रेडिट करना, वो लहदा बातें हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये मैं दोबारा इसको थोड़ा रेस करता हूं और अब ओरिजिनल सिनेरियो पे आते हैं जी। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अगला साल आया, अगला साल आया, जिसको इस टेबल पे ग्रिप है वो जनरल एंट्री खुद ब खुद करता चला जाएगा। अब जी अगला साल जब, तो रीवैल्यूड अमाउंट, सॉरी, अगले साल डेप्रीसिएशन हुई, डेप्रीसिएशन हुई तो जी ये 105 है, ये मैंने अज्यूम करके 10 लिख दिया इधर, तो ये मैंने डिवाइड किया 10 के साथ, और सेम सलूक जो है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ भी करना है, सेम सलूक, लाइक विद लाइक। ये 10.5 है, ये 1, ये जी बुक वैल्यूज आ गई, क्या आ गई जी? बुक वैल्यू आ गई। अच्छा, इतने का सरप्लस पड़ा हुआ है,
और ये एसेट की बुक वैल्यू है। अच्छा अब देखिएगा, अब रीवैल्यूड अमाउंट 2023 के एंड पे 80 रुपीज की आई, इधर से जनरल एंट्री बन रही होगी, इधर आया जी 31 दिसंबर 2023 में एक लाइन छोड़ दी मैंने, और इधर मैं कुछ बैलेंसिंग लिखूंगा, रीवैल्यूएशन लॉ, इसे डेफिसिट कहते हैं, इसे कहते हैं जी डेफिसिट। अच्छा जी अब देखिएगा जी, अब क्या मेरे पास कुछ सरप्लस भी पड़ा हुआ है जी। पहले तो ये देखें जी कितने का लॉस है, 14.5 का लॉस है, ये मैंने बैलेंसिंग लिख दिया। मैं अब इसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जा सकता, क्यों भाई, गम आए हमारी जिंदगी में, ये गम है, 14.5 के गम आ गए, पिछले साल खुशियां आई थी, आज हमारी जिंदगी में कितने के गम आए, 14.5 के गम आए। भाई हमारे पास ऑलरेडी खुशियां 13.5 की पड़ी हुई हैं, हमारे पास खुशियां हैं 13.5 की, गम है 14.5 के, और खुशियां हैं 13.5 की। भाई देखें, गम आए लेकिन कुछ खुशियां पहले से पड़ी थी, हम बहुत ज्यादा गमगीन नहीं हुए, इसको नेट करना पड़ेगा गमों को खुशियों के साथ। लेकिन भाई ये गम इतने ज्यादा थे कि हमारी सारी की सारी खुशियां ले गए, मजीद भी 1 रुपया मुझे इधर लिखना पड़ा, मजीद 1 रुपया मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना पड़ा जी। अगर कोई गम ना हो, अगर कोई भी खुशियां ना होती, ये डायरेक्टली 14.5 जो है ये प्रॉफिट और लॉस में जाता। लेकिन देखें कुछ खुशियां भी पड़ी थी, कंपनसेट हो गया, सही है, कभी खुशी कभी गम, ये जिंदगी में चलता रहता है। कितने की खुशियां थी, 13.5 की खुशियां थी, लेकिन गम ज्यादा निकले, खुशियां ले गए, मजीद थोड़े से गम आ गए, 1 रुपए का मजीद गम आ गया, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा इसकी अब जनरल एंट्री कैसे बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी, ये देखिएगा, देखें जी प्लांट कितने से कम हुआ, ये प्लांट है जी, प्लांट की वैल्यू कितने से कम हुई, 14.5 से, क्रेडिट, ठीक है जी। तो डेबिट क्या हुआ, डेबिट क्या हुआ, 13.5 से ये माइनस हो रहा है, कम हो रहा है ना जी, ये है रीवैल्यूएशन सरप्लस, यानी जो खुशियां पड़ी थी इनको कम कर दें। ऐसे तो नहीं होता ना, कोई गम आता है तो बंदा आधा हंस रहा आधा रो रहा, ऐसे तो नहीं होता ना, तो इसको नेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस 1 रुपए से क्या आ जाएगा जी, ये बैलेंस, ये आ गया जी प्रॉफिट एंड लॉस 1 रुपए से, तो ये हमारी बन गई जर्नल एंट्री। अच्छा अब ये देखें, हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को खुशियां कहते हैं, ये पिछले साल खुशियां थी, ये भाई मुस्कुरा रहे हैं, और इस दफा क्या हुआ, रीवैल्यूएशन लॉस या डेफिसिट आया, तो ये भाई अचानक परेशान हो गए कि क्या हो गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो ये दुनिया भाई चलता रहता है, इस तरह तो होगा, ये तो होगा। अच्छा जी अब भैया मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूं, जिसको इस टेबल पे ग्रिप है वो क्वेश्चन को आसानी के साथ कर लेगा। अब क्या हुआ, मिसाल के तौर पे पिछले किसी साल में क्या था, लॉस था, मिसाल के तौर पे 5 रुपए का लॉस आया, ठीक है जी। अब 5 का लॉस है, मैंने पिछले साल की एंट्री की, मैंने कहा जी प्लांट क्रेडिट और प्रॉफिट और लॉस डेबिट। अब 5 रुपए का मैंने लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है, इस साल क्या हुआ, 15 रुपए की खुशियां आ गई, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने का है, 15 का, ठीक है जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखें एसेट कितने से बढ़ा, एसेट तो 15 रुपए से बढ़ रहा होगा, मैं करूंगा जी प्लांट इस साल 15 से डेबिट, लेकिन मेरे पास गम पड़े हुए हैं, पिछले साल में प्रॉफिट एंड लॉस में 5 रुपए के गम लेके गया था, वो हो जाएंगे क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, ये हो जाएंगे जी क्रेडिट, और 10 रुपए से मुझे क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। ये गम और खुशियां आपस को नेट ऑफ कर देती हैं, लेकिन एक बात देखनी है आपने, जो मर्जी सिनेरियो आ जाए, हमने कभी भी, हमने एसेट को हमेशा उसकी पूरी अमाउंट से, जितने से बढ़ रहा या कम हो रहा, उतने से डेबिट या क्रेडिट करना है। हाँ गम और खुशियों को, रीवैल्यूएशन लॉस और प्रॉफिट और लॉस को, ये हम रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसको और प्रॉफिट और लॉस को, इसको क्या कहते हैं, आपस में नेट ऑफ करते रहेंगे। अच्छा जी, उम्मीद है ये वाली बात भी आपको समझ आई होगी। मिसाल के तौर पे इधर आए, इधर आए, कहता है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 15 रुपए का, वाइल इन 2021 डेफिसिट है जी 5 रुपए का। तो भाई देखें
पिछले साल में, ये है 2022 में 15 रुपए का क्या आ गया जी, सरप्लस आया, ठीक है, यानी प्लांट 15 रुपए से बढ़ गया, ये देखें। लेकिन पिछले साल में ये पूरा स्नैरियो मैंने बनाया हुआ है, ये कहता है जी रीवैल्यूएशन लॉस इतने, सरप्लस इतने का है और डेफिसिट जो है ये 22 में इतने का है। आप देखें, अब एक नया स्नैरियो क्रिएट किया, हमने क्या कह दिया, हमने कहा जी लॉस है जी 21 का, 21 में लॉस कितना रिकॉर्ड किया था, 2021 में 5 रुपए का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले उस लॉस को रिवर्स करूंगा। सारी की सारी खुशियां नहीं है भाई, इतनी खुशियां कहां से, इतने खुश होकर कहां जाना हमने। पिछले साल में तो हम गमज़दा थे और आज तक गमज़दा हैं, लेकिन आज 15 रुपए के रीवैल्यू, आज 15 रुपए से हमारा एसेट बढ़ गया तो खुशियां जिंदगी में आई, लेकिन ये खुशियां नेट हो जानी है गमों के साथ। कितने के गम हैं हमारे पास, 5 रुपए के गम हैं। तो भाई इस क्या करना पड़ेगा, प्लांट को 15 से डेबिट करना पड़ेगा, और भैया ये जो लॉस है, लॉस जो गम थे, इनको रिवर्स करना पड़ेगा। खुशियों ने आजाला कर दिया, तलाफी कर दी गमों में। 5 रुपए से ये जो पिछले साल के गम थे रिवर्स हो गए, और ये नेट जो है ये क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे आ रहा होगा। नहीं, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये है जी हमारा, क्या उसका नाम है, रीवैल्यूएशन को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। वैसे इंपेयरमेंट का भी सेम सलूक, इंपेयरमेंट में भी सेम सलूक करना है हमने। अच्छा, लेकिन चले मैं दोबारा जब इंपेयरमेंट कर लेंगे अभी डिस्कस, उसके बाद इधर आऊंगा वापस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो ये रिकवरेबल नहीं, ये रीवैल्यूड अमाउंट है, रीवैल्यूड अमाउंट है। अच्छा, ये 16 में फेयर वैल्यू जो है उसको रीवैल्यूड अमाउंट कहते हैं। इसमें से लेस कॉस्ट और डिस्पोजल इस तरह की बातें नहीं करनी, वो IAS 36 में रिकवरेबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें बस फेयर वैल्यू को लिखते हैं ना, इसमें से लेस कॉस्ट और डिस्पोजल इस तरह की बात अगर क्वेश्चन में आ भी जाए तो इग्नोर कर देनी है, वैल्यू इन यूज इग्नोर कर देनी है रीवैल्यूड अमाउंट के अंदर। अच्छा जी, वो रिकवरेबल अमाउंट के कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, जब भी रीवैल्यूएशन होती है तो हमें कुछ नोट जो है डिस्क्लोजर हमें देने ही पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे लास्ट रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय फलाना एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ठीक है, और डेट लिख दीजिएगा जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई। कहता है जी अगर ये नोट भी लाजमी देना पड़ता है, अगर कहते हैं जी हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन तो बुक वैल्यू वुड हैव बीन, कहता है अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू एसेट की इतनी होती। और उसके बाद मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसका अपना एक डिस्क्लोजर बनता है, ये तो लाजमी बनते ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कभी एस्टिमेट का चेंज आ गया या कोई इस तरह की चीजें आ गई तो वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं जी। कहते हैं जी कोई भी ऐसा खर्चा जिसने एसेट को, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया हो, उसकी यूजफुल लाइफ चेंज कर दी हो, बढ़ा दी हो, सही है जी, उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ा दी हो, कैपेसिटी बढ़ा दी हो, तो वो हमेशा क्या हो जाएगी जी, कैपिटलाइज कर देंगे उसे, ठीक है। उम्मीद है ये बात भी समझ आई होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे है जी, डेवो की बस थी, पहले उसमें 35 पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेवल कर सकते थे, उन्होंने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया पूरी की पूरी बस का, तो भैया अब उसमें 50 पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं, तो भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नया इंजन डाल दिया तो भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उम्मीद है ये बात भी समझ आई होगी। अच्छा, याद रखिएगा ये 16 में जो आई के आपका फेवरेट जो क्वेश्चन है वो है जी डिस्क्लोजर बनवाना, ठीक है। 3-4 स्टैंडर्ड्स को मिक्स करता है तो डिस्क्लोजर बनवा लेता है, नोट बनवाता है, या फिर जो है वो एक्सट्रैक्ट बनवाता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि 12-14 नंबर का ये 16 से क्वेश्चन आ जाए, कंपोनेंट ऑफ एसेट, यानी मुख्तलिफ एसेट्स दिए हों और हर एक की अपनी जो है अपना उसने यूजफुल लाइफ दी हो डिफरेंट, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है जिसके अंदर इंजन अलहदा था, स्ट्रक्चर अलहदा था, अदर स्ट्रक्चर अलहदा था, उसके बाद सीट्स अलहदा थी, इसकी हमने प्रैक्टिस की भी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी मेंटली तैयार रहिएगा। अच्छा जी, उसके बाद जी ये एक दो नोट लिखने की कोशिश की है। ये खुशियां रीवैल्यूएशन सरप्लस को कभी भी डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेकर जाना, बल्कि उसे इक्विटी में लेकर जाना है। एक्सेप्शन इसकी क्या है भाई, अगर कभी कहते जी सरप्लस को प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं आपने कभी बनाना, हाँ, लेकिन अगर पुराने पिछले सालों में कभी हमने इसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया था डेफिसिट की वजह से, तो भाई फिर पहले मैं नेट करूंगा, तो फिर उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो किधर जाएगा जी, वो इक्विटी में जा रहा होगा। उसके बाद ये लिखने की कोशिश किया गमों को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में लेके चले जाना है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अच्छा, उसके बाद आइए 36 पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं जी। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट कौन से वाले एसेट,
यही जिसकी जिसकी जो 16 के स्कोप में आते हैं उन एसेट्स की बात हो रही है। कहता है जी इसमें इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ता है, हमें कुछ इंडिकेटर्स हमारे सामने हैं, चाहे वो एक्सटर्नली या इंटरनली। इंटरनली किस तरह, कौन से वाले जी, हमें ये हमारा एक एसेट है जी वो डैमेज हो गया, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा एसेट अब हमें उतना फायदा नहीं दे सकेगा जितना पहले इसने देना था। तो ये हमें क्या उसका नाम है, हमें रिकवरेबल अमाउंट के साथ फिर बुक वैल्यू का कंपैरिजन करना पड़ता है। हमारे पास कोई ऐसा डेटर था जो एक हमारा ऐसा कस्टमर था जो मेजर कस्टमर था, और वो हमसे तकरीबन जो हमारा रेवेन्यू है वो 80% रेवेन्यू उस कस्टमर से परटेन करता था। वो जो प्रोडक्ट है वो एक कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसे एक खास कस्टमर हमसे खरीदता है, सही है जी। और अब वो कस्टमर कहता है जी मैं आपसे चीज नहीं खरीदूंगा, तो भाई वो जो प्लांट आपके पास पड़ा हुआ है अब वो कोई और तो चीज खरीदेगा नहीं, वो स्पेसिफिक नेचर की थी, अब हमारे प्लांट की उतनी वैल्यू नहीं रही जितनी क्या उसका नाम है पहले थी, तो हमें फिर ये टेस्ट करना पड़ेगा। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि हमेशा हमेशा जो है वो इम्पेयरमेंट टेस्ट जब करेंगे, भाई पहले टेस्ट करेंगे फिर टेस्ट का रिजल्ट देखें। जब कोई इंसान को बीमारी आती है तो पहले वो टेस्ट करवाता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आएगा, सही है। तो पहले टेस्ट करेंगे और क्या उसका नाम है ये हर साल करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग डेट पे हमें करना ही करना पड़ेगा। फिर उसका रिजल्ट हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो सकता है बुरा हो, सही है। अगर तो हमारे एसेट की औकात जो है वो 100 है बुक वैल्यू, और रिकवरेबल अमाउंट जो है, रिकवरेबल अमाउंट में IAS 36 में दो चीजें आती हैं जी। रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें हैं जी, एक तो है जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और एक है जी वैल्यू इन यूज। अच्छा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब है आज अगर मैं एसेट को बेच दूं तो कितनी अमाउंट रिकवर कर लूंगा, सही है। इसमें से लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ये करना पड़ेगा हमें। और उसके बाद वैल्यू इन यूज का मतलब ये है अगर एसेट को ना बेचूं, अगर इस्तेमाल करता रहूं, तो फिर मुझे कितनी अमाउंट इससे जो है वो कितना अमाउंट मैं इससे रिकवर कर लूंगा एसेट को चला के इसे कहते हैं इस्तेमाल करके। अच्छा, वैल्यू इन यूज, अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है। इस दोनों में जो हायर होगी, हायर ये है जी हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। कहते हैं जी इन दोनों में जो हायर होगी उसका कंपैरिजन बुक वैल्यू से करना पड़ेगा। अगर तो भैया बुक वैल्यू है 100 और रिकवरेबल अमाउंट आ गई 115, तो भाई टेस्ट का जो रिजल्ट है वो फेवरेबल है। हमारा एसेट जो है वो 100 का, इसकी औकात 100 है और रिकवरेबल अमाउंट 115 है, तो भाई कुछ भी नहीं करना फिर। और अगर ऐसे हो गया हमारी एसेट की औकात है 100 की और रिकवरेबल अमाउंट है 90 की, तो भाई ये गम की बात है, ये रिकवरेबल अमाउंट कम है, 10 रुपए का नुकसान है। तो भाई एंट्री क्या करनी पड़ेगी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्लांट। मिसाल में एग्जांपल ले रहा हूं, प्लांट है और प्लांट क्या हो जाएगा जी। अच्छा, इसके ना दो ट्रीटमेंट है, हम डायरेक्टली प्लांट को भी क्रेडिट कर सकते हैं और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को भी क्रेडिट कर सकते हैं। बेहतर है कि एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट किया जाए, ठीक है जी। अगर कुछ ना बताया हो तो हम ये वाला ट्रीटमेंट इसको फोकियत देंगे। अच्छा जी, अब बात ये है कि भाई कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे और किन किन चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे। तो भैया कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल के अंदर जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, जो एसेट को बेचने में लगनी ही लगनी है, सही है, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल फी, ये ऐड हो जाएगा। और कहता है इसके अंदर कभी भी फाइनेंस कॉस्ट को और इनकम टैक्स को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है जी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अब बात यह है कि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में क्या क्या आएगा, तो वो गुफ्तगू आपसे कर ली। वैल्यू इन यूज, भैया वैल्यू इन यूज में ना एक गलती हम करते हैं अक्सर। कहता है जी 2021, 22 और 23, 2020 के एंड पे हम बुक वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट के साथ, और जी ये एसेट मजीद 3 साल चल सकता है, ठीक है जी। इससे जो नेट कैश फ्लोज हैं, नेट कैश फ्लोज का मतलब है जो इनफ्लोज में से मैंने आउटफ्लोज को माइनस कर दिया। कहता है जी ये 100 है, ये 110 है, ये 120 है, ठीक है जी। ये 2, ये 3 है। इसमें से अक्सर हम एक गलती करते हैं, हम रेजिडुअल वैल्यू जो है, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब जब एसेट को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो इसको मार्केट में बेचेंगे तो कितनी का अमाउंट एस्टिमेटेड है जो रिकवर कर लेंगे, सही है जी। स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं इसे। मिसाल के तौर पर ये 10 है, ये अक्सर हम लिखना भूल जाते हैं ये कैश फ्लोज के अंदर, तो भाई इसको लाजमी लिखना है, ठीक है जी। अच्छा,
अब मेरे पास क्या आया 100, 110 और 130, ठीक है जी। अब मैंने इसकी निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, मुझे उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर की जरूरत है। अब एक बात याद रखिएगा, अब डिस्काउंट फैक्टर दो दिए हुए हैं, कहता जी एक है जी स्पेसिफिक डिस्काउंट फैक्टर, यानी इसका मतलब क्या है, और एक है जनरल। कहता जी जो आपका बिजनेस है ना, उसका मिसाल के तौर पे हमने अपने वाले बिजनेस का डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल करना, जो रिस्क होता है असल में ये कहता वो है 8%, ये क्वेश्चन में आया भी हुआ है, हमें प्रैक्टिस भी की है, पास पेपर गया शायद, और जनरल है 10। तो भाई मैं ये वाला लूंगा ना जो स्पेसिफिक है मेरे लिए, जो मेरे बिजनेस का है। तो भाई मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे। अच्छा एक बात ना प्लीज माइंड में रखिएगा, एक बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा भाई, 108 कोशिश आपने ये करनी है कि ऐसे लिखने की बजाय ना, ऐसे लिखने की बजाय ये पूरा फैक्टर लिखें आप। ये इसी के लिए तो आई के अपने आप को मदऊ किया है, ये करने के लिए। ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन ये बेहतर है, ये कीजिएगा, ये फैक्टर लगाइएगा आप इधर। फिर उसके बाद भैया ये इधर भी आएगा फैक्टर, इधर भी आएगा, और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। हमने कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, ये है वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट। एक बात याद रखिएगा, कहता जी एक होता है प्री टैक्स रेट, ये डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं, और एक होता है जी पोस्ट टैक्स रेट। हमेशा याद रखिएगा ये हमारे लिए रेलेवेंट है, प्री टैक्स रेट हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है जी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और उधर से स्पेसिफिक रेलेवेंट है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा जो भी उसने गिवन किया हो, लिखा हुआ है ऑलवेज यूज स्पेसिफिक रिस्क एडजस्टेड रेट, कहता प्री टैक्स रेट इज रेलिवेंट रादर देन पोस्ट टैक्स। जी उम्मीद है ये बात भी समझ आई होगी। अतः कहते हैं जी कि वैल्यू इन यूज में कुछ चीजें लाजमी आपने इंक्लूड करनी है, याद रखना है जी, रेसिडुअल वैल्यू लाजमी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहता है रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट कभी भी क्या कहते हैं वैल्यू इन यूज के अंदर ऐड नहीं होगी, अगर कभी गलती से कर दी तो लेस कर देंगे। कहता जी लोन की रिसीड या पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कहता ये कभी भी क्या कहते हैं वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा। कहता इनकम टैक्स रिसीट होगी, पेमेंट होगी, कभी भी वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। यानी सादा बात अगर मैं करूं तो जितने पैसे मुझे जो एसेट से परटेन करते हैं, एसेट से कमाने हैं, वो वाले वैल्यू इन यूज का पार्ट बनेंगे, वो वाले कैश फ्लोज। हर तरह का कैश फ्लोज इस वर्किंग में नहीं आया, हर तरह के कैश फ्लोज नहीं इधर आने। ये जो कैश फ्लोज हैं ये रिलेटेड टू एसेट्स हैं, ठीक, एसेट हैं, हर तरह के नहीं। कहता जी कोई ऐसा रिसीवेबल या पेएबल था, कहता जी कोई पिछले सालों का कोई रिसीवेबल था, तो कहता अब हम जब वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो इससे इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हमने जो है ये पिछले सालों की कैलकुलेशन में जो है इनकॉर्पोरेट सॉरी कर दिया होगा, इस दफा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ये इररेलेवेंट है। कहता कोई लायबिलिटी थी पिछले किसी साल की, कहता वो इस दफा हम कैश फ्लोज का पार्ट नहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद जी कहता जी एसेट को आपने इंप्रूव कर दिया, इनहांस कर दिया, सही है, उस पे जो खर्चा होना है कहता वो कभी भी, हमारा तो कंपैरिजन बुक वैल्यू के साथ है ना जी, आज एसेट जिस हालत में है हमने तो उस हालत के कैश फ्लोज लेने हैं ना, तो ये कभी भी इंप्रूवमेंट जो है, इनहांसमेंट, ये कभी भी वैल्यू इन यूज का पार्ट नहीं बनेगी। उम्मीद है ये बातें आपको सब समझ आ रही होंगी। अच्छा अब इंपेयरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, अब ये अगर एसेट हमारा दो मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल है या रीवैल्यूएशन मॉडल है, कॉस्ट मॉडल पे भी लगता है और रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी लग सकता है। अब ये दो हैं इसमें, तो फॉर्मेट कौन सा बनाना पड़ेगा, ये सेम फॉर्मेट जो ऊपर बना हुआ है यही इस पर, ये इसी तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ कॉस्ट मॉडल के अंदर ये नहीं आएगा, बस ये रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद है बात समझ आई होगी। अच्छा जी इसका चलें फॉर्मेट इधर बना देता हूं, डेट, डिस्क्रिप्शन, और जी मिसाल के तौर पे ये है प्लांट और ये है प्रॉफिट और लॉस, ये मैं कॉस्ट मॉडल जी एज्यूम जी आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी बुक वैल्यू थी एसेट की 31 दिसंबर 20, ये है जी बुक वैल्यू 100, जी मैं इधर ही आता हूं, मैंने जी कंपैरिजन किया इसका, जी मैंने कंपैरिजन किया इसका
31 दिसंबर 20 के साथ, रिकवरेबल अमाउंट के साथ। सर रिकवरेबल अमाउंट है जी 1110, नथिंग टू डू इफ रिकवरेबल अमाउंट ग्रेटर देन बीवी यानी बुक वैल्यू, तो भाई कुछ भी नहीं करना, बस ठीक है। ये तो खुशी की बात है कि हमें एसेट को इंपेयर नहीं करना पड़ा, ये मैं थोड़ी रिवैल्यूएशन की तरफ थोड़ी जा रहा हूं। अच्छा अगर कभी ऐसा हुआ, अगर कभी ऐसा हो गया मेरे मासूम दोस्तों, ये है 90 तो भाई ये है 10, ये क्या है, ये है जी इम्पेयरमेंट, ये रिवैल्यूएशन डेफिसिट नहीं है भैया, रिवैल्यूएशन लॉस नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस है, ये चला जाएगा इधर, ठीक है, और ये रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है। और जब भी नई वैल्यू आती है तो हमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से फिर इसे डिवाइड करके आगे डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, ये उम्मीद है ये बात तो आती है आपको। अच्छा अगर भैया मैं फॉलो कर रहा हूं जी, भाई अगर मैं फॉलो कर रहा हूं रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है जी, अब मैंने रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया तो भैया पता चला बिल्कुल सेम बातें हैं, ये वाली सेम बातें हैं। मिसाल के तौर पे ये जी रीवैल्यूड अमाउंट आ गई है 31 दिसंबर 2021 पे हमारे पास क्या आया जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस है 15 का, और रीवैल्यूड अमाउंट आ गई जी 105 की। इधर तक देखिएगा बस, हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, सॉरी हमारे पास जो सरप्लस है वो पड़ा हुआ है 15 का, ठीक है जी, ये वाला। अब अगला साल आया तो क्या हुआ, हमारा एसेट जो है ये क्या हो गया, इंपेयर हो गया। क्या हो गया जी, इंपेयर हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये आ गई थी हमारे पास बुक वैल्यू 94.5 आ गई हमारे पास बुक वैल्यू। रिवैल्यूएशन में सेम आपने क्या कहते हैं यही वाला फॉर्मेट बनाना है। अच्छा ये मेरे पास आई जी रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, मिसाल के तौर पे ये आ गई 90 की, कितने की आई जी 90 की। अब इधर देखिएगा ये हमारा एसेट जिसकी औकात थी 94.5 की वो कितने का रह गया, 90 का। तो भैया 4.5 का क्या है, ये है इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन अगर आप गौर करें तो बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट, भाई हमारे पास कितने की खुशियां हैं 13.5 की, गम कितने के आए 4.5 के। भाई कुछ खुशियां भी हैं कुछ गम भी हैं, ज्यादा क्या है खुशियां, तो भाई ये नेट हो जाएगा इससे, ठीक है। अब भी हमारे पास खुशियां हुई हैं, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, भैया कितने से हमारा एसेट जो है वो कम हो गया 4.5 से, तो भैया हमारा प्लांट, एक बात जरा गौर से देखनी है, हमारा प्लांट कितने से कम हुआ 4.5। देखें ये इधर से ये टेबल आपको बता रहा होगा हमने जनरल एंट्री क्या करनी है। 4.5 से क्या हो गया जी, प्लांट क्रेडिट हुआ, और डेबिट क्या होगा, ये सरप्लस वाला कॉलम, ये आपकी जनरल एंट्री बन गई। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी लेके नहीं गए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं क्यों लेके जाऊं, मेरे पास तो ऑलरेडी इतनी खुशियां पड़ी हैं कि गमों का अजाला कर सकते हैं वो इजीली। हाँ अगर कभी ऐसे हो जाए, अगर कभी ऐसे हो जाए, अगर कभी ऐसे हो कि ये आज 80, वही एग्जाम्पल रखते हैं 80, और भाई ये आगे जी कितने के गम आए 14.5 के, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूं, चेंज कर लेते हैं जिसे मजीद, भाई रिकवरेबल अमाउंट है 70 की, भाई कितने के गम आए हमारी जिंदगी में 24.5 के गम हमारी जिंदगी में आ गए हैं। अच्छा भाई अब आप बात सुनिए जरा गौर से, अब भाई हमारे पास ऑलरेडी कितनी खुशियां पड़ी हुई हैं 13.5 की ऑलरेडी खुशियां पड़ी हैं, तो भाई पहले उन खुशियों को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर करें। मजीद इतने गम हैं कि भाई उनका पेट नहीं भरा गमों का, हमारी खुशियां भी ले गए और जिंदगी में मजीद गम भी दे गए, तो भैया ये आएगा 11 जी, 11 की मजीद गम। तो भाई एंट्री क्या होगी, आप समझदार लोग हैं इंशाल्लाह आप खुद बनाएंगे। भाई देखें ये कितने से प्लांट वाला कॉलम माइनस में है, यानी प्लांट कितने से क्रेडिट 24.5 से,
सरप्लस वाला कितने से 13.5 से 13.5 से, और भैया प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस टेबल पे जितनी कमांड होगी आपकी भैया, आप उतनी आसानी के साथ जनरल एंट्रीज पास कर रहे होंगे। ठीक है जी, उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। अच्छा एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखनी है आपने, कॉस्ट मॉडल के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना, वो तो कॉस्ट मॉडल है। हाँ, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है और इंपेयरमेंट आई तो ये कॉलम बन रहा होगा। ठीक है, अगर 1 रुपए का भी 1 रुपए की खुशियां नहीं पड़ी तो फिर तो ये सारा का सारा लॉस में चला जाना था। ठीक है, अगर कोई खुशियां पड़ी हैं पहले उन खुशियों को खत्म करें, फिर गमों की बारी आएगी। उम्मीद है ये बातें सारी आपको जो हैं वो समझ में आई होंगी। चलें इसके साथ ही हम वाइंड अप करते हैं जी। उम्मीद है ये दोनों स्टैंडर्ड्स जो हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके जो बेहतर हुए होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।